गली से ये कैसी आवाज़ें आ रही है? रामू जरा खिड़की खोलकर देखना तो, मुरलीधर ने कहा। मुरलीधर दर्शन शास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो अब अपने एक कमरे के फ्लैट में अकेले रहते हैं। प्रोफेसर मुरलीधर के आदेश पर रामू खिड़की खोलकर नीचे झांकता है, पर ज़्यादा कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। बस लोगों का बहुत बड़ा हुजूम दिखता है। साहब, यहाँ से तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप कहे तो नीचे जाकर देख आऊं? रामू ने जोर से आवाज़ लगाते हुए प्रोफेसर मुरलीधर को कहा। तू रहने दे रामू, मैं ही नीचे जाकर देखता हूँ माजरा क्या है। तब तक तू जल्दी से खाना तैयार कर। ऐसा कहकर मुरलीधर अपने पैरों में चप्पल पहनकर सीढ़ियों से तेज कदमों से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही माजरे को समझने के लिए लोगों से पूछताछ की, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब ने कहा, प्रोफेसर साहब आप खुद ही देख लो। जिज्ञासा बड़े मन से भीड़ को चीरते हुए उस शख्स के पास पहुँचे जो अधमरे अवस्था में पड़ा था। देखने से हालत गंभीर दिख रही थी, पर कोई उसे छूने को तैयार नहीं। मुरलीधर ने लोगों से आग्रह की कि इसे जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराओ, पर कोई आगे आकर उस अधमरे अवस्था में पड़े शख्स की मदद नहीं करना चाहता था। तब खुद मुरलीधर ने रामू को जोर से आवाज़ लगाई और कहा, रामू जल्दी से नीचे और हमारी मदद कर। रामू जिस अवस्था में था वैसे ही भागता दौड़ता नीचे आया और उस घायल शख्स को उठाकर गाड़ी में रखा और निकल पड़े दोनों अस्पताल की ओर। अस्पताल में भर्ती करवाकर वहाँ से मुरलीधर और रामू अपने बस्ती में पहुँचे, जहाँ अभी भी लोगों का एक समूह भीड़ लगाकर बातें कर रहा था। प्रोफेसर मुरलीधर को देखकर सभी उसे अछूत की दृष्टि से देखने लगे। परिस्थिति को भांपते हुए प्रोफेसर के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा। ऐसे क्या देख रहे आप लोग? क्या कोई गुनाह हो गया? अरे आप लोग इंसान नहीं जानवर बन गए हैं। इंसानियत मर गई है आप लोगों के अंदर। अरे जानवर भी अपने घायल दोस्त को देखकर उसकी मदद करता है, पर घिन आती है आप सभी पर। क्या हो गया है सबको? अरे तमाशा देखने से अच्छा था उसे मार डालना था। और हाँ, मार ही तो रहे थे आप सब मूक दर्शक बनकर। प्रोफेसर मुरलीधर का गुस्सा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें सच से अवगत कराए। तभी समूह से निकलकर एक 20 साल का लड़का हिम्मत करके बाहर आकर प्रोफेसर मुरलीधर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, काका जी, असल में उस अनजान शख्स को हम लोगों ने पहली बार यहाँ देखा था। वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे और सभी लोग उन्हें हीन भावना की नज़र से देखते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे वो भी तो एक इंसान है, हमारे जैसे ही आँख कान नाक, फिर हीन भावना से क्यों? तभी उस भीड़ से एक अधेड़ उम्र का आदमी गोपी बाहर आता है और उस अनजान शख्स की सारी कहानी प्रोफेसर मुरलीधर को सुनाता है, जिसको सुनकर उसके पैरों तले की ज़मीन निकल पड़ जाती है। प्रोफेसर साहब, गोपी इशारे से मकान दिखाते हुए कहता है, वो देख रहे हैं वीरान सा मकान जिसका नाम बंगला नंबर 13, उसमें ही रहते हैं जमींदार बाबू लखन देव जी। वर्षों पहले वो घर एक महल हुआ करता था, पर आज एक छोटा सा एक कमरे नुमा फ्लैट। प्रोफेसर साहब, आपको आए तो मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुए हैं, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। गोपी की बातों से प्रोफेसर मुरलीधर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो वहीं चाय की दुकान में बैठ जाते हैं। उसके साथ साथ सभी समूह जो इकट्ठा थे वो लोग भी वहीं बैठ गए। गोपी ने चाय वाले को कहा, भैया प्रोफेसर साहब को गर्मा गर्म चाय पिलाओ। प्रोफेसर साहब भी टांग पर टांग चढ़ाकर सुकून से बैठ जाते हैं। फिर गोपी आगे की कहानी सुनाता है प्रोफेसर साहब को। लखन देव जी आज से 30 साल पहले इस गांव के मुखिया हुआ करते थे। शान शौकत पैसे की कोई कमी नहीं थी। 100 एकड़ की खेती की ज़मीन थी। नौकर चाकर सब जी हजूरी में दिन रात लगे रहते थे। दिन रात उनके बंगले में बड़े बड़े लोगों की बैठकें होती थी। शहर के नामी गिरामी लोग उनके एक बुलाने
पर हाजिर होते थे। ऐसी ही थी मेरे मालिक की शख्सियत साहब। बहुत खुश मिजाज और शौकीन किस्म के थे लखनदेव बाबू। मुस्कुराहट भरे स्वर में गोपी अपने मालिक के गुणों का बखान कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लखनदेव इंसान नहीं कोई भगवान का स्वरूप हो और गोपी अपने मुख से उसके गुणों की बखान कर रहा हो। गोपी की उत्तम प्रशंसा स्वरूप बातें सुन प्रोफेसर मुरलीधर की भी प्रबल इच्छा जाग गई लखनदेव बाबू को नज़दीक से जानने की। लंबी सांसें लेते हुए प्रोफेसर मुरलीधर गोपी से पूछ बैठते हैं, अरे गोपी, तू इतनी सारी बातें कैसे जानता है लखनदेव बाबू के बारे में? और जब तुझे सारी बातें मालूम हैं, फिर क्यों आज उनकी मदद करने से पीछे हट गया? अब क्या बताऊं प्रोफेसर साहब, वो लखनदेव मालिक को न वो छूत की बीमारी है, उन्हें न क्षय रोग है। हकलाते हकलाते गोपी अपनी बातें पूरी करता है। गोपी की बातों पर नाराज़गी जताते हुए प्रोफेसर मुरलीधर सबको फटकार लगाते हुए कहते हैं, अरे जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और तुम सब वहीं के वहीं अटके हो भाई। अब हर बीमारी का इलाज है अपने देश में। प्रोफेसर साहब को फिर से गुस्से में देखकर सब डर जाते हैं। उस पूरे कस्बे में एक प्रोफेसर मुरलीधर ही थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, वरना तो सब के सब खेतिहर मजदूर ही थे। मुरलीधर अपने शहर अपनों से दूर इस बस्ती में अपने सुकून की तलाश में आकर बसे थे, पर वहाँ लोगों की मानसिकता देख वो कई बार उदास हो जाया करते थे। पर फिर उस गांव की हसीन वादियों को देखकर सुकून की हामी भरते थे। गोपी फिर डरते डरते कहता है, साहब हम लोग ठहरे गरीब, हर रोज़ रोजी रोटी कमाने खाने वाले, हमें कहाँ कुछ पता चलता है ये सब बीमारियों के बारे में, और इसलिए हम सभी छोटी छोटी बातों से घबरा जाया करते हैं। चलो ठीक है गोपी, अब मैं आ गया हूँ इस बस्ती में, देखना सब ठीक होगा। अच्छा फिर आगे क्या हुआ गोपी? बोल बोलकर गोपी का गला सूखने लगा था। प्रोफेसर मुरलीधर पानी का गिलास गोपी की तरफ आगे बढ़ाते हुए देते हैं और गोपी को कहते हैं, पहले पानी से अपने गले को आराम दो। गट गट कर गोपी पानी को ऐसे पी रहा था मानो कई दिनों से प्यासा हो। फिर गमछे से अपने भीगे मुंह को पोंछता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। फिर कहता है, प्रोफेसर साहब, लखनदेव मालिक की शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। मालकिन की सुंदरता की क्या बात कहूँ साहब, इंद्रलोक की पड़ी थी पड़ी, इतनी खूबसूरत कि उनकी खूबसूरती का बखान मैं कैसे कहूँ। प्रोफेसर साहब, मैं ठहरा छोटा आदमी, आप समझ जाओ कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। नाम क्या था उनका, दिमाग पर जोर देते हुए याद कर रहा था गोपी। तभी समूह में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, देवयानी। देवयानी शब्द ने जैसे प्रोफेसर मुरलीधर को अंदर से झकझोर दिया। आश्चर्य से प्रोफेसर साहब बोल पड़े, देवयानी? हाँ साहब, देवयानी ही नाम था मालकिन का। गोपी ने सहमति जताते हुए बोला, कहीं देवयानी वही तो नहीं जिससे मैं? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती, उसकी शादी लखनदेव से? नहीं नहीं, कोई और होगी। देवयानी का नाम सुनकर प्रोफेसर के मन में हजारों सवाल उमड़ पड़े और जिज्ञासा भी बढ़ गई। फिर अपने आप को संभालते हुए प्रोफेसर मुरलीधर आगे की कहानी जानने के इच्छुक हो गए। अब तो उत्सुकता डबल हो गई, आखिर ये देवयानी है कौन? अब तो प्रोफेसर मुरलीधर को रहा नहीं जा रहा था। उसने गोपी से पूछ ही दिया, गोपी, ये देवयानी मालकिन किस गांव की थी, कुछ पता है तुम्हें? नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना पता है कि उनकी खूबसूरती के कारण ही उनकी शादी लखनदेव मालिक से हुई थी। उनके विवाह के समय तो मैं सिर्फ 16 साल का था और मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे, इसलिए मेरा आना जाना लगा रहता था साहब। प्रोफेसर मुरलीधर की बेचैन आत्मा, जिससे राज बहुत गहरे छुपे थे, बार बार देवयानी को जानने को बेताब हो रहे थे। पर गोपी के नकारात्मक जवाब ने शायद उन्हें थोड़ा शांत कर दिया। फिर आगे गोपी कहता है, जब से लखनदेव मालिक का विवाह देवयानी मालकिन से हुआ था,
तभी से तो उनकी तरक्की दिन दूनी चार चौगुनी हो गई थी। पर प्रोफेसर साहब कहते हैं ना, ज़्यादा धन और ज़्यादा खूबसूरत औरत जी का जंजाल बन जाता है। ठीक वैसे ही लखनदेव मालिक के साथ भी हुआ। धन की अधिकता ने उनके अंदर घमंड की अधिकता भर दी और खूबसूरत पत्नी के कारण उनका पुरुषत्व अभिमान कहीं चूर चूर हो रहा था। शादी के 7 सालों तक सब कुशल मंगल रहा, पर जैसे जैसे देवयानी मालकिन के रूप और गुण का बखान लखनदेव मालिक से ज़्यादा होने लगा, वैसे वैसे उनके अंदर का क्रोध विकराल रूप लेने लगा। देवयानी मालकिन बहुत सरल और नेक दिल महिला थी। उन्हें मालिक का घमंडी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता था और इसी बात पे दोनों के बीच मनभेद शुरू हो गया। आए दिन झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये बातें घर की चार दीवारी से बाहर फैलने लगी। मालिक मदिरा सेवन करने लगे थे। गोपी की बातों से देवयानी के व्यक्तित्व की छाप को प्रोफेसर मुरलीधर अपनी देवयानी से मिलाने लगे थे। हूबहू मुरलीधर की देवयानी से मेल खा रही थी लखनदेव की देवयानी। अब प्रोफेसर मुरलीधर को यकीन हो गया था कि ये उनकी ही देवयानी है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत की भरपाई आज भी प्रोफेसर मुरलीधर उनकी याद में तन्हाई में बिता रहे थे। वहाँ बैठा हर शख्स जैसे गोपी की कहानियों में कहीं लीन हो गए थे। सब जिज्ञासा भरी निगाहों से गोपी के तरफ देखने लगे। गोपी भी एक एक शब्द वही बोल रहा था जो उसने देखा था। फिर गोपी कहानी के अगली पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वो प्रोफेसर साहब। तभी प्रोफेसर मुरलीधर के मोबाइल की घंटी बजती है। गोपी को चुप रहने का इशारा कर फ़ोन रिसीव करते हैं। फ़ोन अस्पताल से आया था और प्रोफेसर साहब को जल्द अस्पताल पहुंचने के लिए डॉक्टर जोशी ने कहा। प्रोफेसर मुरलीधर जल्दी से उठकर जाने लगे। तभी गोपी पीछे से आवाज़ देता है, मत जाइए लखनदेव मालिक के पास प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर मुरलीधर गोपी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए रामू के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते प्रोफेसर मुरलीधर अपने अतीत के पन्नों को खंगालने लगते हैं। मन में अनेकों विचारधारा चल रहे थे। आखिर क्यों मैंने देवयानी को जाने दिया? काश मैं रोक पाता उस पल को। क्यों मैंने समाज परिवार के डर से उसका हाथ थामने से इनकार कर दिया? वो तो आई थी अपना सब कुछ छोड़कर, पर मैंने ही। काश देवयानी एक बार, सिर्फ एक बार मिल गई होती तो मैं उनसे माफ़ी मांग सकता। ओह, ये क्या हो गया भगवान। सोचते सोचते प्रोफेसर मुरलीधर थोड़े भावुक हो जाते हैं। उनकी पलकें गीली हो जाती है और वो किसी शून्य में खो जाते हैं। तभी रामू आवाज़ देता है, साहब चलिए, अस्पताल पहुंच गए। पल भर के लिए प्रोफेसर मुरलीधर को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो किसी ध्यान मुद्रा में लीन हो और कोई उन्हें उनकी ध्यान मुद्रा से जगा दिया हो। दोनों तेज कदमों से अस्पताल में दाखिल होते हैं। डॉक्टर जोशी के केबिन में पहुंचते हैं। आइए प्रोफेसर मुरलीधर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हुआ वक्त पर पहुंच गए। वो मरीज की हालत थोड़ी गंभीर है। ऐसा लगता है कई दिनों से भूखा हो, और तो और उनके फेफड़े में पानी भर गया है जो जख्म का रूप ले लिया है, जिसे जल्दी निकालना ज़रूरी है। आप एक काम कीजिए, इनके परिवार वालों को इत्तला कर दीजिए ताकि कुछ फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर ले लूँ। पर डॉक्टर जोशी, इनके परिवार वालों का कुछ पता नहीं है। ये बिल्कुल अकेले रहते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इनके बारे में। जो गांव वाले ने बताया वही बता रहा हूँ। ऐसी मरणासन स्थिति में मुझे ये अपने बस्ती के गली में पड़े मिले तो मैं आनन फानन में यहाँ ले आया। प्रोफेसर मुरलीधर की बातें सुन डॉक्टर जोशी सोच में पड़ गए। अब क्या किया जाए? ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। प्रोफेसर मुरलीधर, इनका कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं है क्या? शायद से नहीं है, जैसा बस्ती वालों ने बताया। डॉक्टर जोशी, आप एक काम कीजिए डॉक्टर जोशी, मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ, ठीक रहेगा? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? लाइए डॉक्टर जोशी, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है प्रोफेसर मुरलीधर।
टेबल पर पड़े फॉर्म को प्रोफेसर मुरलीधर की तरफ बढ़ाते हुए डॉक्टर जोशी कहते हैं, ये लीजिए कलम, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने के बाद फॉर्म डॉक्टर जोशी को देते हुए प्रोफेसर मुरलीधर कहते हैं, डॉक्टर जोशी, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं भर दूंगा इनका खर्चा। ठीक है प्रोफेसर मुरलीधर, आज ही मैं इनके ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ ताकि इनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सके। अब आप लोग जाइए, कुछ ज़रूरत होगा तो मैं फ़ोन करूँगा। प्रोफेसर मुरलीधर और रामू वहाँ से निकल अपने बस्ती में पहुँच जाते हैं। शाम ढल चुकी थी, सभी अपने अपने घरों में जा चुके थे। प्रोफेसर मुरलीधर भी काफ़ी थक चुके थे सुबह की भागा दौड़ी से। थक हार कर वो अपने कमरे में आकर बैठ जाते हैं। रामू झट से एक कप चाय और पानी लेकर आता और कहता है, साहब खाने में क्या बनाऊं, क्या खाएंगे आप? तुझे जो खाना है बना ले रामू, मुझे भूख नहीं है, काफ़ी थक गया हूँ, मैं अभी सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। पर साहब भूखे पेट नींद नहीं आएगी, कुछ तो खा लीजिए। आप कहे तो खिचड़ी बना दूँ, हल्की भी रहेगी और पचेगी भी। चल ठीक है, थोड़ा सा बना दे, कहकर प्रोफेसर मुरलीधर अपनी पुरानी फ़ोटो की एल्बम अलमारी से निकाल कर देखने लगते हैं, जिसमें एकमात्र फ़ोटो थी जो देवयानी की थी। उधर अस्पताल में रात के 8 बजे लखनदेव जी का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। उनके फेफड़े में भरे पानी को जो जख्म का रूप धर लिया था उसे काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। अब लखनदेव खतरे से खाली तो थे, पर अभी भी जख्म था जो कई दिन लग जाएंगे भरने में। और उधर प्रोफेसर मुरलीधर के अतीत के जख्म फिर से हरे हो गए थे। एल्बम से देवयानी का फ़ोटो निकालकर उसे बहुत गौर से देखने लगते हैं और देखते देखते यादों के गलियारों में चले जाते हैं प्रोफेसर मुरलीधर। मुझे माफ़ कर दो देवयानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश उस वक्त तुम्हारी आंखों में वो दर्द देख पाता जो आज तुम मेरी बाहों में होती। मैं बहुत डरपोक था देवयानी, बहुत कायर डरपोक इंसान। बोलते बोलते आंसू की 2 बूंद प्रोफेसर मुरलीधर के गालों को छूते हुए देवयानी के फोटो पर गिर जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवयानी भी प्रोफेसर मुरलीधर के साथ साथ रो रही हो। तभी रामू रसोई से आवाज़ लगाता है, साहब साहब खाना लगा दूँ? पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो रामू चलकर प्रोफेसर साहब के पास आया। देखा तो पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। प्रोफेसर मुरलीधर अपने बिस्तर पर पड़े किसी शून्य में देख रहे थे और उनके आंखों से नीर अपनी गति से बह रहे थे। पहली बार प्रोफेसर साहब को इस अवस्था में देखकर रामू घबरा जाता है और फिर प्रोफेसर मुरलीधर के हाथों को झकझोरते हुए कहता है, साहब साहब क्या हुआ? आप इस अवस्था में क्यों पड़े हैं और आंखें भी आपकी नम हो पड़ी है? रामू की झंझनाहट से प्रोफेसर साहब की तंद्रा भंग होती है। आंखों को पोंछते पोंछते उठकर बैठ जाते हैं। फिर आंखों पर चश्मा डाल अपने चेहरे का भाव बदलते हुए कहते, अरे कुछ नहीं रामू, बस ऐसे ही लखनदेव बाबू के बारे में सोचकर आंखों से खुद ब खुद नीर बह चले। तू क्या बोल रहा था बता? वो साहब खाना लगा दूँ? रामू ने बड़ी शालीनता से कहा। ठीक है, ला दे दे, और फिर तू भी खाकर सो जा, तू भी तो थक गया होगा, प्रोफेसर मुरलीधर पितृत्व भाव से बोले। रामू प्रोफेसर साहब को भी खाना देता और खुद भी खाकर वहीं रसोई के कोने में चटाई बिछाकर सो जाता है। पर प्रोफेसर मुरलीधर को नींद कहाँ आने वाली थी। उन्हें जब से देवयानी की खबर मिली है तब से उनके अंतःमन में बेचैनी बढ़ गई है और वर्षों से छुपे जख्म फिर से हरे हो गए थे। ऐसे में कहाँ सुकून मिलने वाला था प्रोफेसर मुरलीधर को। वो फिर अपने यादों की तिजोरी खंगालने लगते हैं। यादों के संदूक को खोलते खोलते प्रोफेसर मुरलीधर अपने विद्यालय के उस मीठी याद से टकरा जाते हैं जब पहली दफ़ा देवयानी से मिले थे। उस वक्त वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। तब पहली बार देवयानी को देखा था। देवयानी उसी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, पर कभी ध्यान नहीं गया।
पर उस दिन जब शिक्षक दिवस पर देवयानी ने एक कविता का पाठ किया था मंच पर, उस दिन से ही प्रोफेसर मुरलीधर उसके रूप के दीवाने हो गए थे। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दूरियां कम होने लगी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। छुप छुप कर मिलना जुलना, प्यार की मीठी मीठी बातें, प्रेम अपने पूरे चरम पर था। पर दोनों का परिवार इन सब से परे अपने अपने जीविका में मग्न थे। शोलापुर के एक छोटे से गांव में प्रोफेसर मुरलीधर के पिताजी शिक्षक थे और देवयानी के पिता एक साधारण कृषक। 4 बेटियों में सबसे बड़ी थी देवयानी। खूबसूरती ऐसी कि फूल भी देखकर जल उठे। नाक नक्श यूं खड़े खड़े, गोरी रंगत, सागर से गहरी आंखें, काले घने बाल, उस पर से उसकी लंबी चांद के आकार की बिंदी मानो कोई अप्सरा जमी पे उतर आई हो। पर एक कमी थी, उसके पिता की गरीबी, और उस पर से उसकी 4 बहनें। इसी गरीबी के बोझ तले दब गई थी देवयानी। और कर आए सौदा देवयानी के पिता ने बड़े घर के बड़े जमींदार बाबू से। इस सौदे की वजह से ही देवयानी की सभी बहनों का विवाह अच्छे घर में संपन्न हो पाया। क्यों मजबूर हो जाते हैं लोग ऐसा करने के लिए, हे नारायण। प्रोफेसर मुरलीधर मन ही मन बुदबुदाने लगे, पर कहीं न कहीं खुद को भी दोषी मान रहे थे। अगर उस दिन देवयानी का हाथ थाम लेते तो शायद कहानी कुछ और होती, पर उनकी सज़ा आज भी भुगत रहा हूँ। देवयानी देखो, मैं आज तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता हूँ, किसी और को नहीं, तुम्हारी जगह नहीं दे पाया। आज 30 साल हो गए देवयानी, पर हमारा प्रेम अभी भी सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है देवयानी, रूह की मोहब्बत जो मेरे साथ ही जाएगी। जब तुम मुझसे मिलने आखिरी बार आई थी, उस वक्त भी मैं ऐसे ही तड़पा था, मजबूर था। उस वक्त नहीं दे पाया तुम्हारा साथ, कैसे देता साथ उस वक्त। हम दोनों की उम्र भी बालिग ही थी, इतना सक्षम भी तो नहीं था जो तुम्हारी जिम्मेदारी निभा पाता। कहाँ रखता तुम्हें, क्या खिलाता, ऐसे ढेरों सवाल थे उस वक्त देवयानी। और पूरा ऊपर से पूरा गांव दुश्मन बन जाता, कोई नहीं छोड़ता हमें, मार डालते वो लोग हमें देवयानी। और यही डर मुझे डरा गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस खुश देखना चाहता था, पर उस खुशी की कीमत शायद हम दोनों चुका रहे हैं। अब और नहीं देवयानी, अब मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, वादा रहा मेरा। तुम यहाँ जहाँ कहीं भी होगी, मैं आऊँगा तुमसे मिलने। और फिर आत्मा की गहराइयों से रो पड़ते हैं, और फिर न जाने कब आँख लग जाती है।